उत्तराखंड में अब चुनावी रणभूमि सज चुकी है। बीजेपी सत्ता बचाने के मिशन में जुट गई है, तो कांग्रेस वापसी की लड़ाई को धार देने के लिए मैदान में उतर रही है। आने वाले दिनों में पहाड़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और जनसभाएं और संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और तेज होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहाड़ की जमीन पर राजनीतिक माहौल को धार देने की तैयारी में है। दोनों दलों ने चुनावी मोर्चाबंदी तेज कर दी है और लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि बूथ से लेकर जनता के मूड तक पकड़ बनाने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कल से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। संगठन और सरकार की परफॉर्मेंस की समीक्षा के साथ साथ 2027 के चुनावी रोड मैप पर केंद्रित रहने वाला है। पार्टी का फोकस बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और उन सीटों पर रणनीति तैयार करने पर रहेगा जहां बीजेपी पिछली बार कमजोर पड़ी थी। साथ ही धामी सरकार की योजनाओं को, डबल इंजन मॉडल को जनता के बीच में मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा बीजेपी सरकार को बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस राज्य में संगठन को फिर से मजबूत करने और युवा, कर्मचारियों और किसानों के बीच सीधे संवाद बनाकर 2027 के लिए माहौल तैयार करना चाहती है। राहुल गांधी जनता के बीच जाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ही बीजेपी का मजबूत विकल्प बन सकती है। यानी साफ है, उत्तराखंड में अब चुनावी रणभूमि सज चुकी है। बीजेपी सत्ता बचाने के मिशन में जुटी है, तो कांग्रेस वापसी की लड़ाई को धार देने के लिए मैदान में उतर रही है। आने वाले दिनों में पहाड़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, जनसभाएं और संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और तेज होने वाला है, क्योंकि 2027 का महासंग्राम अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो उत्तराखंड की रणभूमि तैयार हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड में सियासी संग्राम 2027 की जंग शुरू हो चुकी है। पहाड़ पर चुनावी वार पलटवार की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि कल से नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। संगठनात्मक मजबूती पर खास फोकस रहने जा रहा है और मिशन 2027 को लेकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस पर भी जानकारी जुटाई जाएगी, बैठक ली जाएगी और उसके बाद उनका फीडबैक लिया जाएगा और इसी के जरिए आगे के रोड मैप पर भी खास चर्चा होने वाली है। देखिए, उत्तराखंड के सियासी संग्राम में ये तो साफ हो चुका है कि पहले नितिन नवीन आएंगे और उसके बाद राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अब बीते हुए चुनाव के बाद अब पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, देवभूमि आ रहे हैं। यानी कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब राहुल गांधी देवभूमि की ओर बढ़ते नजर आते हैं। हो सकता है कि खोए हुए अपनी जमीन को तलाशने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनको एक मजबूत, जिसे कहेंगे कि बैक देने के लिए आएंगे और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो संगठन की मजबूती इससे साफ स्पष्ट होती है कि आखिरकार पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता, केंद्रीय नेता लगातार उत्तराखंड के दौरे पर है। लेकिन इसी बीच दोनों राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, दोनों के क्योंकि बड़े नेता आने वाले हैं, इस पर आखिरकार उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का वातावरण खड़ा करेगा। 2027 का वर्ष है, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ के कार्यकर्ता के यहाँ जलपान कर रहे हैं, वहीं एक बूथ इकाई की बैठक को लेंगे, जिले की बैठक को लेने वाले हैं और उत्तराखंड के जो निचले स्तर के निर्वाचित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, निचले स्तर में इसलिए कहना जो नगर पालिका, नगर निगम, इससे जुड़े हुए जो हमारे छोटी इकाई है, छोटी इकाई के जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक लेंगे तो एक एक कार्यकर्ता को चुनाव में लग जाए, एक एक कार्यकर्ता की भूमिका चुनाव में दिखाई दे, उस सब का समावेश इस भ्रमण के दौरान उनका रहने वाला है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को
उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। इसके बाद अगले दिन का उनका जो कार्यक्रम है वो पार्टी के सीनियर नेताओं से तमाम हमारे सांगठनिक जो हमारे संगठन के अन्य महकमे हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनुसूचित प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और NSUI, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से और मेन पार्टी के जिलाध्यक्षों से, माननीय विधायक गणों से, पूर्व विधायक गणों से, वरिष्ठ नेताओं से, सभी लोगों से वो देहरादून में मुलाकात करेंगे। मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माननीय राहुल गांधी जी की इस विजिट को सफल बनाने के लिए और हमारे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति और अधिक तेजी से उत्साह बढ़े, इस हेतु सब कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे और सभी जगहों पर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। तो अब नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा है। संगठन मजबूत, चुनावी रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार और कुमाऊं क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इसके बाद बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और नितिन नवीन के कार्यक्रमों के जैसे कहेंगे क्रम में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर खास बैठक होगी। तो दूसरी तरफ संगठन विस्तार जैसे मुद्दों पर खास चर्चा होने वाली है कि बीजेपी आखिरकार किस महाअभियान में जुटने वाली है। बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा। धामी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मिशन 2027 की तैयारियां हैं। अब इसी के जरिए राहुल गांधी के दौरे को देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे। पहले देहरादून में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे, फिर युवाओं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा और इसको लेकर रोड शो भी किया जा सकता है। जनसभा और जनसंपर्क कार्यक्रम होंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा और 2027 चुनावी रण पर खास फोकस रहने वाला है। इसी के साथ ये भी जानते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या कुछ रहने वाले। राहुल गांधी के बेरोजगारी जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा उनके दौरे में। पलायन और महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको प्रूफ भी किया जा सकता है और युवाओं और किसानों के मुद्दों को भी प्राथमिकता के साथ उठाने की कोशिश की जाएगी और एक मजबूत विकल्प के नाते कांग्रेस यहां पर जनता के बीच ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए नहीं है तो कांग्रेस पार्टी विकल्प के तौर पर उनके पास हमेशा रहेगी। और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी वो सब करके दिखाएगी जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी डबल इंजन सरकार में नहीं कर पाई है। यानी कि किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा जिससे कि उनके रोजगार स्थापित होंगे, उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और उनको भ्रष्टाचार जैसी चीजों से काफी दूर रखा जाएगा। अब इसी विषय पर हम लोग करेंगे खास चर्चा और खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। सीधे आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ कुछ ही देर में संजीव वर्मा भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ आशीष सैनी है, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्चुअली। राकेश ध्यानी है, यूकेटी प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत आशीष सैनी जी आपसे कर लेते हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? ठीक है, तो आशीष सैनी जी की शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष सैनी जी से एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सियासी संग्राम पर भी एक बार फिर फोकस कर लिया जाता है। और उत्तराखंड में इस वक्त 2 दिग्गजों के दौरे हैं, संभावित दौरे हैं, और इन दौरों को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच विशेष तैयारियां चल रही हैं।
तैयारियां आखिरी चरम पर हैं और इन्हीं विशेष तैयारियों के जरिए अब दोनों नेताओं के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खास जोश दिखाई दे रहा है। आशीष सैनी जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच पा रही है और आपकी भी शायद मुझे आवाज आ रही है। आशीष जी सैनी जी, अब मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। जी जी जी। देखिए, राहुल गांधी जी का दौरा उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में है 4 और 5 जून को। आपने कहा कि राहुल गांधी जी आएंगे तो किन मुद्दों पर बात करेंगे। ये वही मुद्दे हैं जिन पर हम लोग उत्तराखंड में अनेक समय पर उठाने का काम करते रहे। बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तराखंड से पलायन है, राज्य का पर्यावरण है और राज्य में हो रहा भ्रष्टाचार, और साथ में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सांप्रदायिक टिप्पणियां, जिसमें वो राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ लगातार बोलकर अपनी सरकार की नाकामियों को भी छुपाने का काम कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेन मुख्य विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्वयं को भारत और स्वयं को ही सनातन धर्म घोषित करने में लगी हुई है, उस पर भी हमारे सवाल जवाब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों की पोल खुलेगी। कांग्रेस के समय में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन में काल में और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो तुलना हम कर सकते हैं किसी भी विषय पर, वो हम जनता के बीच में लाने का काम करेंगे और उसको उठाने का काम करेंगे। यही मुद्दे उठेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के हित की बात जो है वो कांग्रेस उठाती हुई दिखाई देगी। और कांग्रेस की विचारधारा में और कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसमें 2 चीजें प्रमुख रूप से हैं। आम जनता की और आम जनता की समस्याओं को ही उठाने का काम हम करेंगे। हमारी कोशिश ये कभी नहीं होगी कि हम उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करें और न ही हम ध्यान भटकने की कोई कोशिश को सफल होने देंगे। यही एक विषय है जिससे उत्तराखंड राज्य के आम व्यक्ति के जो कष्ट हैं, आम व्यक्ति की समस्याएं, आम व्यक्ति के जो कारोबारी जो दिक्कतें उनके सामने आ रही। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में कहूंगा कि जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी तो गैस की कीमतों को लेकर और गैस की उपलब्धता को लेकर हमारे द्वारा सवाल उठाए गए। तब भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि नहीं बिल्कुल सब उपलब्ध है, मंत्रियों ने भी कहा कि उपलब्ध है। लेकिन आज क्या दिक्कत आ रही है कि जो कमर्शियल गैस है वो 2 गुने दर पर मिल रही है और जो घरेलू गैस है उसकी उपलब्धता 45 दिन के बाद हो रही है। और 45 दिनों के बाद भी आप देखेंगे अगर ध्यान से तो वो 10-12 दिन तो बुक करने के बाद डिलीवरी करने तक में ले रहे हैं। तो ये पूरे जो पहाड़ की समस्या है, यात्रा मार्ग पर हम अपने आमदनी के स्रोत खड़े करने के बजाय हम उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो होटल, रेस्टोरेंट और जो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध थे उनकी उपलब्धता में बढ़े। सबसे बड़ी बात, पूरी धार्मिक यात्रा की जो व्यवस्था है वो वास्तव में भगवान भरोसे चल रही है। सरकार का योगदान शून्य दिखाई दे रहा है। वीआईपी एंट्री के लिए बंद किया तो वीआईपी एंट्री पूरी हो रही है। और आप देखिए केदारनाथ में किस तरीके से फर्जी बिल बनाकर मंदिर समिति के तो आशीष जी मेरा एक सवाल आपसे है, बड़े गंभीर विषय है। आशीष जी मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, जब उत्तराखंड भ्रमण पर दौरे पर आ रहे हैं तो राहुल गांधी का एजेंडा क्या रहेगा? क्या अपने संगठन को मजबूत करना, बची कुची जमीन बचाना, या फिर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा सरकार गिराने का? जी देखिए, सरकार के खिलाफ बोलना अलग विषय है, लेकिन उत्तराखंड लोगों के हित में बोलना भी एक विषय है। हमारी प्रायोरिटी है कि हम उत्तराखंड के डेवलपमेंट पर और लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर ज्यादा विचार भी व्यक्त करें और सुझाव भी इस पर ढूंढने का काम करें। राहुल जी का हमेशा दृष्टिकोण यही रहा है उत्तराखंड को लेकर। पूरा प्रदेश जानता है कि जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ तो उस निर्माण की प्रामाणिकता को करने के लिए राहुल गांधी जी ने खुद पद यात्रा वहां पर की और उस पद यात्रा को करके ये प्रदर्शित किया कि वो यात्रा करने के लिए अब उपयुक्त है और सुरक्षित है। और आज भी अगर उत्तराखंड में पलायन को, अंकिता भंडारी के मामले को राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया और जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में आवाज उठाइए तो यहाँ पर भी उठाएंगे। नीट के छात्रों से लेकर पेपर लीक के जितने कांड उत्तराखंड में हुए, उत्तराखंड तो पेपर लीक का प्रदेश बनकर रह गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी के ढोल की थाप पर पेपर लीक के माफिया नाच रहे हैं। यानी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जब संलिप्तता दिखाई देती है हर अपराध में तो वास्तव में लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक बनाने की ओर देश को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं।
अपनी विचारधारा से, अपनी कार्यशैली से हम लोकतंत्र की भावना को, लोकतंत्र ठीक के है। सभी स्तंभों को मजबूत करने ठीक का है। काम करेंगे और उसके साथ ठीक खड़े है। हुए दिखाई देंगे। ठीक है आशीष सैनी जी, लेकिन राकेश ध्यानी जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। नितिन नवीन आ रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों राजनीति के बड़े चेहरे इस वक्त देवभूमि में आएंगे, यानी कि 2027 का चुनावी बिगुल बजने वाला है और बज भी चुका है, क्योंकि अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह, ये लगातार केंद्र के बड़े नेता भी भ्रमण पर आ चुकी है। लेकिन क्या लगता है कि यूकेडी क्या इन बड़े चेहरों के पीछे छिप तो नहीं जाएंगी? निशी जी, एक्चुअली चलो कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं तो अपनी ज़मीन तराशनी, उनको ज़मीन ढूंढने आ ही रहे हैं, क्योंकि उनका ज़मीनी हकीकत रही नहीं है, ज़मीन से काफ़ी वो लोग दूर पहुंच चुके हैं, तो वो तो तलाश रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन कैसे दोबारा पाएं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष आ रहे हैं, इनका आना मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसमें गुटबाजी चल रही है, शायद उस गुटबाजी को कम करने के लिए जो अरविंद पांडे जो गदरपुर के जो विधायक थे, उन्होंने जिस तरह से इनके खिलाफ मोर्चा खोला था, उसकी वजह से पार्टी में काफ़ी असहजता आ गई है। और उसी गुटबाजी को रोकने के लिए मेरा तो यही मानना है कि उस गुटबाजी को, अंदरूनी जो कलह यहाँ पे है, उस गुटबाजी को रोकने के लिए ही अध्यक्ष जी यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि आज स्थिति ये है कि जो हमारी अंदरूनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है कि 24 से 25 विधायक तो ऐसे डिक्लेयर किए गए हैं कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है, तो शायद उन पे भी कुछ विश्लेषण होगा, शायद उनका टिकट भी कटेगा। तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे कि जो गुटबाजी में चले गए, और एक धामी गुट अलग है, त्रिवेंद्र गुट अलग है। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि त्रिवेंद्र गुट के बड़े बड़े लोगों के नाम भी कटने जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष आ रहे हैं, तो वो इस समय मौसम की कंडीशन क्या है, कितनी भयंकर गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, तो इस बैठक को वो वर्चुअली नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई रोड शो तो है नहीं, ना वो कोई ऐसी बड़ी बैठकें बाहर ओपन में कर रहे हैं, तो इसको वो वर्चुअली भी अपने उनके साथ कर सकते थे। लेकिन झटपटाहट है इस समय, स्थिति बहुत ही मतलब कि खराब है उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्लानिंग कर ली उसी से, वो भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। लेकिन इस समय लोगों ने मन बनाया है कि जिस तरह से पिछले 25-26 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी करके देश को, प्रदेश की जो हमारी धन संपदा थी उसको लूटा है, जल जंगल ज़मीन को नुकसान पहुंचाया है, तो जनता ने दोनों को इस बार एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। ऊपर से कानून व्यवस्था आप उत्तराखंड के अंदर ले लीजिए। अभी एक पत्रकार हेम भट्ट, कैसे वो एक घटना घटी है कि 4 बजे सुबह सिविल ड्रेस में लोग जाते हैं, दीवार फांद के जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और बिना किसी नोटिस के वो अंदर पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और बाद में माँ और बेटी के सामने, छोटी बेटी है, उसकी बेटी के सामने उसकी पिटाई करके और उसको खींच के ले जाते हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उसकी घरवाली पे हार्ट अटैक भी हो सकता था आदमी को। आपने पूर्व में देखा होगा कि सतपुली में एक केस अभी हुआ था कि माँ को प्रताड़ित किया, लड़के ने सुसाइड कर लिया। दूसरा आपने उधम सिंह नगर में देखा कि पुलिस प्रताड़ना के कारण उसने जो है आत्महत्या कर ली। तो इन सब चीज़ों को अभी पुलिस का जो काम करने का ढंग लग रहा है, उसमें तो ये लग रहा है कि पुलिस कोई प्रशासन की या धामी जी की पुलिस नहीं रही है, किसी सिक्योरिटी एजेंसी की सिक्योरिटी गार्ड हो गई है, जिस तरह से काम इनका चल रहा है। तो बड़ा मतलब स्थिति, विकट स्थिति इसमें प्रदेश के अंदर बनी हुई है, और टोटली कानून व्यवस्था से ले लीजिए, ये सरकार जो है बिल्कुल 100% फेल है। कहीं भी ये कानून व्यवस्था में इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। बहुत सारे केसेस है, अगर मैं केसेस गिना तो शायद किसी का नंबर ही नहीं आएगा कि भ्रष्टाचार में कौन सा फील्ड है जहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। नीचे लेवल से, एक पार्षद लेवल से और ऊपर लेवल तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना घूस के, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। अभी आप नगर निगम में भी देख रहे हैं कि पार्षदों ने जो है अपने परिवार के माँ बाप, चाचा ताऊ, उन्हीं को जो है सफाई कर्मचारी के रूप में रखा हुआ है, और पैसा जो है वहीं आ रहा है। बाहर जो है 2 आदमी नहीं है काम करने वाले। तो बहुत सारी बातें हैं, ये टोटली फेल सरकार है, और दुनिया ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तराखंड से होने वाला है।
बिल्कुल, उत्तराखंड में आखिरकार वाकई में जनता इस वक्त कुछ और मूड में नजर आ रही है और इस मूड के जरिए समझा नहीं जा सकता कि आखिरकार किसके पक्ष में ये वोट जाने वाले हैं, क्योंकि 2027 की जंग तो शुरू हो चुकी है और इसी जंग के मैदान में अपनी जमीनें तराशने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज इस वक्त देवभूमि के भ्रमण पर हैं, यानी कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राकेश मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, वैकल्पिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस हो जो मजबूत विपक्ष है, यूकेडी हो, लेकिन उत्तराखंड में इन तीनों पार्टियों पर भरोसा करने से ज्यादा क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो चलन चल पड़ा है, तो इसी के चलते क्या युवा जो जनरेशन है हमारी वो गेम चेंजर होगी साबित? क्योंकि अभी देखा हमने कितने मिलियन फॉलोअर्स ही थे, कॉकरोच जनता पार्टी में ट्रांसफर हो गए, यानी कि ना ही उन्हें बीजेपी से कोई लेना देना है, ना ही उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना है, तो सीधे चलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, एक अपनी जनता पार्टी बनाते हैं। निशी जी, क्वेश्चन तो ये अच्छा है। भारत में जेनजी या जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे कोई संगठन आएगा, बनेगा, हाँ। फलेगा, फूलेगा, चलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो परिवार के समूहों से जुड़े हैं, वो नेपाल वाली स्थिति में नहीं है। नेपाल में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार एक तरीके से था। बांग्लादेश में एक स्थिति उनकी एक जैसी थी और वहाँ का जो समुदाय है वो वर्ग और समुदाय जातियों में नहीं बटा था, एक वर्ग का समर्थक था। अभी किसी तमिल जनजी ग्रुप को ये बोल दीजिए कि वो जो नेक्स्ट आपका लीडर है वो हिंदी में बात करता है, वो अपनी दुकान उठा के अलग कर लेगा। ये बहुभाषीय, बहुजातीय और बहु आर्थिक रूप से स्थितियों वाला देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, आप कॉलेज लाइफ में ही रहे होंगे, हम लोग भी रहे होंगे, वहां भी एक लेयर चलती थी। हमारे दोस्तों का ग्रुप एक अलग होता था, एक और ग्रुप होता था, तो वही एक समस्याएं हैं। फॉलोअर बढ़ जाना, 20 मिलियन लोग आ जाना, आज हर युवा के हाथ में वो है, मोबाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इंस्टा और फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो किसी बातों को लेके किसी चीज़ को फॉलो कर लेना या किसी सत्य बात को सत्य की तरह कह देना, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो किसी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा अपना एक मत है, क्योंकि मैं भारत की स्थिति ये जानता हूँ कि यहाँ विभिन्न प्रकार के, चूंकि बहुत गुलदस्ते में फूल बहुत है, एक ही वर्ग नहीं है, यहाँ बहुत से ऐसे भी लेकिन राकेश मिश्रा जी, इसको हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का भी इतिहास खंगाल लिया जाए तो इसी तरीके से एक ऐसी पार्टी उभरी थी जो कि एक बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त देश में है। ठीक बात है आपकी, तो इसको हल्के में ना लेकर, क्योंकि जेनजीज का ग्रुप है कांग्रेस और ना ही वो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, ना ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी उभरी थी, उस आंदोलन में उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो आंदोलन जीवी थे, अन्ना, और उन्होंने देश का विश्वास जीता हुआ था। उनके द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए थे वो किसी ऐसी व्यवस्था के लिए चलाए गए थे जो सत्य के बहुत करीब था, और उस आंदोलन जीवी का लाभ लेते हुए, और चूंकि उस समय देश में एक माहौल भी बना हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर और चीजों को लेकर, जो प्रोपोगंडा कह सकते हैं इसको, उसका लाभ आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को मिला। और जबकि अन्ना नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दल के रूप में लाया जाए, लेकिन हुआ ऐसा। शायद ही ऐसा कोई माहौल या ऐसी व्यवस्थाएं अब भारत में फिर किसी पुनरावृत्ति की तरफ चले। राजनीतिक दल यही रहेंगे, इन्हीं के सिद्धांत चलेंगे, कांग्रेस का चलेगा, भाजपा का चलेगा, और जो क्षेत्रीय दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, खासकर उत्तराखंड में, तो ऐसे ही दलों के विचारों को लेके, जैसे पहाड़ में पहाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सर्व समाज के लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, एक वर्ग के लिए, मतलब हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए सनातन का
झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब आप मुझे बताओ, इन तीनों में जेनजी है कि नहीं है? इन तीनों में युवा है नहीं है? तो जब जमीन की, पहाड़ की, जंगल की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल का लड़ाई लड़ता है, तो क्या उसमें युवा साथ नहीं देते? वो जेनजी साथ नहीं होते? कांग्रेस जब सर्व विचारों के लेके अपनी लड़ाई लड़ती है, तो क्या उसमें युवा और जेनजी साथ नहीं होते? क्या उनकी मीडिया हाईलाइट नहीं होते? लेकिन आज वो जमाना यहां भारत में आना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगा या कोई ऐसी समस्या भारत में आएगी जो बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल जैसी चीजें आएंगी। हाँ, ताकतें हैं इस देश में भी, ऐसी ताकतें हैं जो आग लगाने का काम करती हैं, फैलाने का काम करती हैं, संभालने वाले नहीं। बांग्लादेश अगर जला और नेपाल जला तो संभाला किसने? धर्म की राजनीति, यानी कि संभावना है लेकिन संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है, आती हूँ आपके पास, आती हूँ अब अभी एक मिनट, अभी आप देखिए कि उत्तराखंड में ही है, कुमाऊं एक रीजन है और गढ़वाल एक रीजन है। हाँ। और दोनों से मेरी मुलाकात होती है, और जब मैं पूछता हूँ यार फला जिनसे, वो मिश्रा जी मेरा ये काम था, जरा आप कह देते। अब भैया आपकी राज्य की सरकार है, आप क्यों नहीं कहते? अरे मैं तो कुमाऊं का। आप समझिए मेरी बात को। तो अब यहाँ पे तो आपको तो सम्मान करते हैं ना वो लोग, क्योंकि आपको भी तो उत्तराखंडी मानते हैं, अभी तो आपके पास बोल रहे हो। एक बात, मैंने एक उदाहरण दिया, आपको। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बीच में एक भेद की लाइन है, ये किसी जेनजी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लाइन में बात करने लगे, मतलब वही बंटवारा वाला हिंदू मुसलमान, धर्मवाद, जातिवाद। अब आप मैं केवल अब यहाँ कुमाऊं गढ़वाल करने लगे। मैं काकरोच जनता पार्टी के विषय में बोल रहा हूँ, मैं आपके पार्टी या आपके दल के विषय, उत्तराखंड भी करने लगे, है ना? तो ये मैं काकरोच जनता पार्टी के विषय में कि यहाँ पे वो चीजें संभव होना, ठीक है, कि जहां समाज इतने ब्लॉक्स में हो, इतने ग्रिप में हो, तो वहां किसी एक विचार को लेके पूरे देश को जलाने की स्थिति नहीं आएगी। अगर सरकार का सिस्टम फेल होने वाला है तो एक उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ऐसे वक्तव्य देते हैं, सीबीसीआईडी पे विश्वास उठता है, न्यायालय पे विश्वास लोगों का नहीं रहता है, तो वो स्थिति आने में कोई देर नहीं लगती है। उसके विकल्प के रूप में यहाँ 100 राजनीतिक दल है, इस पर हम ये कह रहा हूं। यहाँ उसके विकल्प के रूप में कांग्रेस खड़ी है, उसके विकल्प के रूप में फिलहाल 2027 में तो दूर दूर तक ये पार्टी विकल्प खड़ी है। देश में ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं जो इन जेनजी को संभालने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन 2027 का ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी फिलहाल 2027 में, अगर देख लिया जाए। अब मैं आना चाहूंगी संजीव वर्मा जी आपके पास। संजीव जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं नितिन नवीन, खास तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी कार्यालय में टेंट लगाए जा रहे हैं, खूब तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, आप विकास कार्य में अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि हमने परिपूर्ण विकास कर दिया है प्रदेश को, एक डबल इंजन की रफ्तार से विकास के मॉडल के तहत विकसित किया है, हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम आगे आ रहा है, तो आखिरकार जब राजनीतिक जमीन बचाने की बात आ रही है तब भी क्या नितिन नवीन आ रहे हैं, या फिर 2027 को लेकर आप कुछ खास तैयारियां कर रहे हैं? निशा जी, देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड में प्रथम दौरा है और हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही भैया सादा पानी और साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक जोश, उत्साह और ऊर्जा का एक अतिरिक्त संचार होगा। अभी 2027 में हमारा चुनाव होने जा रहा है, उसके संबंध में वो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे, टिप्स देंगे, जो हमारे चुनाव में भी जिसका मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण हम लोग, हमारे कार्यकर्ता उपयोग कर पाएंगे। और साथ ही जिस प्रकार से अभी SIR उत्तराखंड में होने जा रहा है, अभी पिछली डिबेट में मैंने आपसे इस बात का भी जिक्र किया था
कि जैसे जो हमारे मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक उसमें आएगी। तो जो वोटिंग परसेंट हमारा 40, 45, 50, 60% तक सीमित हो जाया करता था, तो मैं सोचता हूँ जब पूरी वोट लिस्ट शुद्ध हो जाएगी तो ये जो हमारा वोटिंग परसेंट है वो भी वही मैं सोचता हूँ 80%, 85%, 90 और हो सकता है 90 को भी एक्सीड कर जाए, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं वो हमारे सामने होंगे और वो अपने मताधिकार का भी उपयोग और प्रयोग कर पाएंगे। और अभी जो हमारी 47 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि हम उस 47 सीटों को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, हम कैसे 90% से 95% तक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग ला पाएँ। तो उसके ऊपर भी हमारी तमाम कार्यकर्ता और भी विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इसके ऊपर दिशा निर्देश मिलेगा और नेतृत्व का आशीर्वचन भी इस पर मिलेगा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक ज्वाइनिंग का जो क्रम चल रहा है, विभिन्न पार्टियों से और विभिन्न एक तरह से जो वर्ग है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का लगातार जो एक काम कर रहा है। और मैं सोचता हूँ हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो, उसका भी सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग सीधा संपर्क करते हैं। और वहीं यदि आप दूसरी पार्टियों की यदि आप देखते हैं तो वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी हैं, वो उनके सामने जब कोई बात आती है तो वो कहते हैं आला कमान से बात करो, यानी वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आला कमान नहीं है, उनका आला कमान तिकड़ी है, यानी कि सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी। तो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या वैल्यू है। और हमारी पार्टी तो एक अनुशासन से बंधी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग अनुशासित पार्टी के रूप में जानते हैं, यही एक बड़ा कारण है। 18 करोड़ से ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदस्य हैं। और जिस प्रकार से अभी देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी आए, सोनिया आए, प्रियंका आए, उत्तराखंड में इसका कोई भी दूर से दूर तक असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेते भी नहीं हैं। जनता की तो आप बात छोड़िए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी उनको सीरियसली लेते नहीं। जो बात बात में जो SIR पर सवाल उठाते हो, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हो, EVM पर सवाल उठाते हो, जहाँ जीतते हैं वहाँ EVM ठीक, जहाँ जीतते हैं वहाँ चुनाव आयोग सही, जहाँ हारते हैं वहाँ चुनाव आयोग भी गलत, जो वहाँ पर EVM भी गलत, वहाँ न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। वहाँ पर ये लोग इतने गिर चुके हैं, कभी सेना के ऊपर सवाल उठाना, कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, धारा 370 के ऊपर सवाल उठाना, लोकतंत्र पे झूठ बोलना, संविधान पे झूठ बोलना, घुसपैठियों को गलबैयाँ करना। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी, और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम वो सब करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। आपसे यही उम्मीद है कि आप वो सब करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं सोचता हूँ कभी स्वीकार भी नहीं करेगी, यानी कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएंगे, आप हर जिले में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस खोलेंगे, आप जुम्मे की छुट्टी की नमाज की छुट्टी देंगे, आप सड़कों पर नमाज अदा करने की आप परमिशन देंगे, यानी आप अव्यवस्थाएं फैलाएंगे, तो आप डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, आप डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, आप मैनिफेस्टो में जो भी शामिल करना चाहे, आप अतिक्रमण की खुली छूट देंगे, आप घुसपैठियों को यहाँ पर प्राश्रय देने का काम करेंगे। तो मैं सोचता हूँ
आपका जो ये मंतव्य है, आपकी जो सोच है, उसको उत्तराखंड की देवभूमि की जनता पहले भी नकार चुकी है और आगे भी लगातार नकारेगी। और 2 बार से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बन रही है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से क्योंकि उत्तराखंड में हमारा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, राष्ट्रवादी शक्तियों वाला क्षेत्र है, और यहाँ की राष्ट्रवादी शक्तियां ऐसे गद्दारों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो हमारे अब आपने भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो बात बराबर हो गई। फिर आप इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश मत कीजिए। राहुल गांधी गद्दार बोले तो आपको गद्दार में बहुत मिर्चें लगती हैं, लेकिन जब आप खुद किसी को गद्दार बोल दो तो फिर आप बोलते हैं कि वो हैं। फिर मान लीजिए ना, जब आप लोगों को आदत हो चुकी है एक दूसरे को गद्दार बोलने की, सुनिए तो फिर संवैधानिक भाषा कहाँ गई वो भाषा की मर्यादा? सुन तो लीजिए। सत्ता का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। निशी जी देखिए, मैंने गद्दार उन्हें इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। उन्होंने उत्तराखंड के बेटे जनरल विपिन खंडूरी को गली का गुंडा बोलने का एक तरह से पाप करने का काम किया, इसलिए मैंने उन्हें गद्दार बोला। वो जब किसी को गद्दार बोलने का किसी को हक नहीं है। स्ट्राइक चल रही थी तो ये जो देश में रह रहा है वो देश का नागरिक है, तो ये भारतीय जनता और वो सच्चा देशभक्त है, उसको अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप और कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं चिपका सकता। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। निश्चित जी सुन तो लीजिए, जो हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम करे, जो सेना को डिफेम करने का चलिए काम मैं मान लेती हूँ, ठीक है। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। आप संजीव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप थाली लेके उनकी आरती उतारिए, मैं तो नहीं उतारूंगा। तो कौन उतार रहा है? कोई किसी की आरती नहीं उतार रहा, लेकिन मैं अगर किसी की आरती नहीं उतारूंगी तो मैं किसी को गाली भी नहीं दूंगी। नहीं तो आप ऐसे काम मत कीजिए, ऐसे काम ना करें ना। तो आप में उनमें फर्क क्या रह गया? फिर आप बोलते हैं वो असंवैधानिक है, उन्हें संवैधानिक भाषाओं में रहने का बिल्कुल भी जिसे कहेंगे तरीका तौर नहीं है। तो आप मुझे बताइए, फिर आप भी तो उसी श्रेणी में आ गए ना। वो अगर गद्दार को गद्दार कह रहे हैं या फिर गद्दार ही नहीं कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नहीं निशी जी, अब आप मुझे बताइए फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना वाजिब है? निशी जी आपने बहुत गलत बोल दिया। अभी सोचिए, आपने कहा गद्दार को गद्दार बोल दिया उन्होंने। नहीं बिल्कुल गलत मैंने बात। उस शब्दों के उसमें नहीं बोला है। मैंने आपको पहले भी अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया है कि गद्दार किसी भी आम इंसान को या फिर किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए बड़े से बड़े आदमी को, कोई भी गद्दार या फिर किसी भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। क्यों बोलेगा? गद्दारी आप करते हैं, गद्दारी आपके नाना ने करी। पहले क्लियर कर चुकी हूं। गद्दारी आपके नाना ने करी, नाना ने करी। मैंने कहा कि मैं तो गद्दार को भी गद्दार नहीं कहूंगी। आपकी दादी ने करी। जो गद्दार है मैं उसे भी गद्दार नहीं कहूंगी। देश का विभाजन किया आपकी दादी ने करा, जिसने आपातकाल लगाया। आपके पिताजी ने करा, जो सिखों का नरसंहार किया। आपने करी है देश के साथ लगातार गद्दारी। आपने लगातार देश इनके पास सवाल का जवाब होगा तभी ये जवाब देंगे। इनको कांग्रेस को कोसने के अलावा और कोई इनके पास बात ही नहीं है। संजीव जी, अगर आपका हो गया तो मैं सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल पूछिए। मेरा सवाल आपसे यह है, नितिन नवीन इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं जी, तो आखिरकार वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे या फिर 2027 की बची कुची जमीन को तराशने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस वक्त माहौल कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से राहुल गांधी को भी कहीं लग रहा है कि यहाँ पर बैक स्पेस हो सकती है। तो मैं अगर यहाँ पर दौरे पर आऊंगा, उन राजनीतिक मुद्दों को भुनाऊंगा, तो हो सकता है कि एक वैकल्पिक तौर पर जनता हमें स्वीकार करे। तो क्या इसीलिए आप बड़े बड़े चेहरों को बार बार उत्तराखंड में बुला रहे हैं? निश्चित जी देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो जब हम हमारा वरिष्ठ नेतृत्व आता है तो कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिलती है, एक उत्साहजनक वातावरण होता है। लगातार जिस प्रकार से हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं,
जो हमने 32,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूं, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने 32,000 सरकारी नौकरी मात्र 4 साल में देने का काम किया। आपकी भी 10 साल सरकार रही, आप गिनती करवा दीजिए आपने कितना दिया। ठीक है। अभी आप बहुत बड़ी पलायन के ऊपर बातें कर रहे थे, हमने पलायन को रोकने के लिए जो लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर जनरेट एक दो करने का गिन काम कीजिए, किया। एक दो गिन के बता दीजिए ना कि सोलर सिस्टम लगा दिया आपने? बिल्कुल कहां से लेके आ रहे हैं? बिल्कुल कहां से लेके आ रहे हैं? अरे मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? मेरे चाइना से आ रहा है। आपने किया क्या है? कौन सा आपने यहाँ पे अरे, मैन्युफैक्चरिंग अरे, सेक्टर में काम आपने किया है? क्या- कौन सा आप- मोबाइल आप आपने बना रहे हैं क्या- आज की डेट में? हर चीज आप चाइना से ले रहे हैं। ठीक है। अबे अरे आप- सोलर सोलर कर रहे हैं, सोलर आप चाइना से मंगा रहे हैं। ठीक है, आती हूँ आपके सोलर पास। समझ सिस्टम- गई, मैं समझ गई, आती हूँ आपके पास संजीव जी। लेकिन उससे इतना पहले आशीष चाइना से नौटियाल प्यार जी से क्यों है जवाब ले आपको? लेती हूँ। आशीष अभी अभी नौटियाल तक जी, छोड़ा नहीं चाइना रुक का जाइए मोह संजीव आपने। जी, अभी मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब आशीष नौटियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस वक्त जो माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, मैं जानना चाहूंगी 2022 में हार के बाद क्या कांग्रेस एक बार फिर से जो गुटबाजी का शिकार हुई थी, अब उस गुटबाजी को खत्म कर चुकी है? और अब जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें राहुल गांधी जब चुनावी बिगुल बजाने आएंगे और उसके बाद जब चुनावी बिगुल फूंक जाएगा, तो क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटेगी? विजन क्लियर है? आशीष नौटियाल जी, अनिल वनी जी, पांडे जी को समझा रहे हैं, कल आने वाले हैं, कुछ बोलना मत। गुटबाजी वहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ क्या गुट होना है? हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, हमारे यहाँ सब नेता एक हैं। और जहाँ तक आज देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, हर जगह व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि जनता के लिए सरकार कर क्या रही है। आप देखिए ना, हम किस उस पे बोले आज, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो सही हो और भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमें दोबारा आना चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से त्रस्त हो चुकी है। पत्रकारों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बट एक पत्रकार था उसको भी उठा लिया। तो ये छोड़ किसको रहे हैं? इन्होंने इस समय ऐसा हाल कर दिया है, एक ही अघोषित आपातकाल है जब आदमी को बोलने की आजादी नहीं है। अगर भाजपा के खिलाफ कोई बोले तो उसको तुरंत पकड़ लो। अगर कोई मीम्स बनाते हैं, इसकी तो कुछ आजादी होती है, लेकिन भाजपा वाले जब खुद अपनी मीम्स बनाते हैं तो वो ठीक है, पर भाजपा के खिलाफ अगर कोई गाना मीम्स कोई चला दे तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो जहाँ बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए, जहाँ आपको धरने प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए, आज ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दें जो उनके कामों से खुश है। जो रिटायर हुए हैं, फिर वो कर्मचारी पेंशन के लिए बोल रहे हैं, आप इनको देख लीजिएगा, शिक्षा विभाग में आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अस्पतालों के बुरे हाल हैं। कोई एक ऐसी, जहाँ तो मैं पढ़ रहा था, अमेरिका ने भी कुछ मोदी जी के, धामी जी के खिलाफ कुछ वहाँ भी कुछ चल रहा है कि जो है ये जो है नफरत फैलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी कोई केस चल रहा है। तो इस प्रकार से नफरत फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जनता को पता है, ठीक है, आप 2 बार सरकार बना ली, आपको जनता मौका देती है, जब कोई नए चेहरे आते हैं उसको मौके मिलते हैं, और आपको मौका जनता ने दिया और पर्याप्त मौका दिया, केंद्र में भी दिया। आपने जो मांगा जनता ने आपको दिया, आपने कहा डबल इंजन चाहिए, आपने जो मांगा आपको सब जनता ने दिया। पर आज आपने जनता को क्या दिया बताएं? आप कह रहे हैं महंगाई कम करने के लिए आप पेट्रोल भराना बंद कर दो, आप तेल खाना बंद कर दो, आप हवाई जहाज में घूमना बंद कर दो, आप सोना करना बंद कर दो तो सस्ताई हो जाएगी। इस प्रकार के जनता को आदेश दे रहे हैं, अगर आपको सस्ता चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप कह रहे हैं पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे तमाम मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और हम सरकार में वापस आएंगे। तो लेकिन जब आप अभी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आशीष नौटियाल जी, लेकिन जब आप पहले सरकार में थे तो आखिरकार इन समस्याओं का तभी समाधान क्यों नहीं किया गया? जो आप फिर से एक बार जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भरोसा खोया क्यों? मिश्री जी देखिए, भरोसा खोया नहीं। रामदेव जी पैदा हो गए और उन्होंने तुरंत बताया कि 35 रुपए वाला तेल अच्छा लगेगा कि 60 रुपए लीटर चाहिए। तो जनता को जो आप बताए ना, जिन मुद्दों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, वो मुद्दे कांग्रेस पे नहीं थे। कांग्रेस 60 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रही थी, ये 35 रुपए देने की बात कर रहे थे। कांग्रेस 500 रुपए का सिलेंडर बेच रही थी, ये 300 रुपए का देने की बात कर रहे थे। ये बिना काम के लोगों को खाते हैं 15-15 लाख रुपए डालने की बात कर रहे थे। ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज इनको साफ सूझ जाता है, अगर हम इनसे पूछते हैं कि राष्ट्र माता कब बनाओगे गाय माता को, तो इनको साफ सूझ जाएगा। ये गंगा सफाई की बात कर रहे थे, ये लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे, ये 56 इंच का सीना दिखा रहे थे। जनता ने सोचा भैया यही है,
और फिर विश्वगुरु बन गए। जनता ने कहा एक ऐसा अवतार आ गया देश में जो कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस अवतार थोड़ी, कांग्रेस तो साधारण मानव है। अवतार तो भारतीय जनता पार्टी है जो एक अवतार लेकर आई, नॉन बायोलॉजिकल लोग जिसके अंदर आए। लेकिन आशीष और उन्होंने नौटियाल जी, बताया आप कि लोगों ने कैसे तो इतने सालों लाल तक आंखें दिखा सत्ता में देंगे राज चाइना किया, को। आपका केंद्र नेतृत्व तो इतना ज्यादा मजबूत रहा, तो बीजेपी आखिरकार कैसे उभर गई इतनी मैनिपुलेशन पावर के साथ कि जनता को यूं भ्रमित किया और आपने यूं भरोसा खो दिया, अब एक बार फिर से आप जमीन पर हाश रहे हैं? तो ये तो उसी वक्त भरोसा कायम करना था ना। मिश्र जी देखिए, ऐसा नहीं होता। देखिए आज मान लो कोई एम्प्लॉई है, मैं उसको 20,000 रुपए सैलरी दे रहा हूँ, सामने वाले ने कहा भैया मैं तो 50,000 दूंगा। अब एक बार के लिए चले जाता है आदमी, जब 30 से 50 मिल रहा है, उसके बाद जब जाने के बाद देखता है भैया यहाँ तो लाले पड़ गए नौकरी के, कहीं यहाँ 20,000 नहीं मिल पा रही, तो फिर उठ के वापस आता है। तो इनकी जनता ने विश्वास किया, जब यूं ही जो कह रहे थे बस यूं ही आपके खाते में 15 यूं ही 15 विश्वास लाख एक रुपए बार डाल होता है, लेकिन बार बार नहीं होता। ये तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में तो 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है। देखो पहले एक बार सरकार बनाई, फिर इन्होंने कहा देखो हम डबल इंजन नहीं है, हमें डबल इंजन कर दो, हमें सीखने का मौका दे दो। कभी नोटबंदी के लिए परेशान किया, आज बताए ना आप नोटबंदी के नाम पर क्या वोट मांग रहे हैं? आप किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? आप काले धन के नाम पे वोट मांग रहे हैं? आप वो 2 करोड़ रोजगार पर ईयर की बात करते थे, अब अभी बता रहे थे 30,000 दे दिए 4 साल में, बहुत बड़ा काम कर दिया। उत्तराखंड राज्य में 30,000 रोजगार दे दिए। मेरे भाई आपने, अच्छा आपने कितने दिए, थोड़ा अपना आंकड़ा ही बता किए थे, जनता ने निश्चित आपके वादों पर विश्वास किया। और मैं कहा ना, कोई भी नया चेहरा आता है, कोई बात बोलता है तो जनता निश्चित सुनती है और मानती भी है। जनता को लगा भैया ये तो एकदम भगवान का कोई करिश्मा ही हो गया, जो मोदी जी आ गए, उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया, उन्होंने एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी नौटियाल जी आपसे। देख चुकी है। नौटियाल जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जनता बार बार पूछ रही है कि कांग्रेस को हमेशा से जब भी देखा है तो वो सरकार के खिलाफ नजर आई है, हमला बोलती भी नजर आई है। हालांकि आप लोगों का वो राजनीतिक दौर ही है क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन इसी बीच जनता जानना चाहती है कि आखिरकार कांग्रेस को अगर वैकल्पिक पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, एक बार फिर से भरोसा जताए, लेकिन उनके पास तो कोई क्लियर विजन ही नहीं है। वो तो सिर्फ बोलती हैं कि बीजेपी ने ये गलत काम किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अपना मजबूत विजन जनता के सामने कभी नहीं रखा जा रहा है। देखिए मिश्री जी, अगर आपको लगता है हम बुराई करते हैं, मुझे नहीं लगता, जनता को लगता है। जनता को भी लगता है। तो मैं थैंक यू मोदी बोलने का काम करूंगा अगली बार से। मैं वो थैंक यू मोदी, आपने अंकिता भंडारी जैसा बलात्कार उत्तराखंड के अंदर करवा दिया। थैंक यू मोदी, आपने 100 रुपए पार पेट्रोल कर दिया। थैंक यू मोदी, आपने डॉलर को जो है 100 के पार कराने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं थैंक यू बोलूं तो अच्छा लगेगा? देखिए जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। मैं क्या बोलूं कि आपने 30,000 रोजगार देके बहुत बड़ा काम कर दिया। ये कहा जा रहा है गलत को गलत बोलिए, लेकिन अपना विजन भी रखिए। आप 30,000 रोजगार दे रहे हो 3 लाखों में। आप देखिए ना, आप आंकड़ा निकालें इनकी 4.5 साल ये बोल रहे हैं कि हमने 30,000 रोजगार दे दिया। 4.5 साल में कितने लोगों ने कल रिटायरमेंट हुआ होगा, इसके आंकड़े भी निकालने पड़ेंगे हमें, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह भी नहीं भर पा रहे हैं आप लोग। और कांग्रेस का विजन फिर बताने की चीज नए नहीं है। हमने सत्ता चलाई है, हमने सत्ता में रहे हैं, हमें पता है। हम उस समय के हैं जब सुई बनाने की फैक्ट्री देश के अंदर नहीं होती थी, सुई से लेके हवाई जहाज तक देश को पहुंचाने का काम किया है। इसरो की स्थापना की, BHLD की फैक्ट्रियां बनाई है, ऑनर्स फैक्ट्री, हमने सब कुछ किया है। तो जनता को हमें बताने की जरूरत नहीं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जनता जानती है कि ये पेंशन दे सकते हैं, हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण बंद करने का काम कर रहे हैं, लोगों के बैंकों में ताले लगा दिए, पैसे बर्बाद करने का काम किया। आप LIC जैसी संस्था को बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम बनाने वाले लोग हैं और ये बेचने वाले लोग हैं, उजाड़ू लोग हैं। ये उजाड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। और कांग्रेस बना सकती है, इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जनता को पता है। ठीक है। ध्यानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त पहाड़ में अगर देखा जाए तो यूकेटी का काफी ज्यादा प्रभाव है और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो क्षेत्रीय राजनीति है वो काफी असंतोषजनक है। और इसी बीच कहा जा रहा है कि एक उभरती हुई पार्टी यूकेडी है जिस पर भरोसा जताने के लिए जनता तैयार है, क्योंकि वैकल्पिक तौर पर वो ना कांग्रेस को देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका भी कार्यकाल देख लिया है, अब बात सिर्फ यूकेडी की भी हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जमीन कितनी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनावी मूड में है, लेकिन यूकेडी का क्या मूड है? निशी जी, हम बूथ लेवल तक इस समय अपने काम पे लगे हुए हैं। हमने बूथ अध्यक्ष तक अपने बना दिए हैं और हर गांव में, हर क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी जो है पूरा फिर कुमाऊं और गढ़वाल भ्रमण में हम लोग निकलने वाले हैं और हर गांव को हम उसमें कोशिश करेंगे कि हर गांव से हम टच में रहें और हर गांव के लोगों से उनका लेगी कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो हम घर घर जाने की तैयारी में हैं
और ग्राउंड में हमसे ज़्यादा ना भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पहाड़ों से बिल्कुल ही बोला, प्लेन्स में मुझे नहीं पता कि तराई क्षेत्र में क्या कंडीशन होगी, लेकिन पहाड़ के अंदर एक भी परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना नहीं चाहती है, और वो इसका बहुत बड़ा विरोध भी करने को तैयार हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई वोट मांगने आएंगे तो उनको जो है हम जो है अलग हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा, लोकतंत्र में जो होना नहीं चाहिए उस हिसाब से उनकी बातें हैं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा लेट आए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि क्या ये बताएंगे कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ में इनके प्रभारी भी आ रहे हैं या नहीं। प्रभारी को तो होना चाहिए था यहाँ पे। और फिर दूसरा ये है कि इस समय टेम्परेचर जो है 40-45 डिग्री चल रहा है, और मैंने ये भी पूछा कि आप इस मीटिंग को वर्चुअल क्यों नहीं कर सकते थे, रोड शो आप करेंगे नहीं, क्योंकि रोड शो का आपको रिजल्ट मिल गया कि आपने देखा होगा मोदी जी के जो रोड शो हुआ था उसमें कितने आदमी आए थे, आपने मुझे भी अरेस्ट किया था, 5 घंटे मुझे भी जो है नज़रबंद करके रखा था एक मस्जिद के अंदर। तो उसके बाद आपके होम मिनिस्टर आए, डिफेंस मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर के वक्तव्य आपने हरिद्वार में देखेंगे, हो जब फ्रस्ट्रेट होता आदमी, जब देखता कि सामने लोग नहीं है और आपने स्कूल में ऑर्डर दे दे कि आप बच्चे ला रहे, अब आपने उस चीज़ को देखा कि अब ये मामला जो है बड़ा गड़बड़ हो रहा था, रोड शो ही खत्म कर दिए। अब धीरे धीरे बीजेपी ही खत्म होगी यहाँ से, जो कि ये पैटर्न सीख लिया उन्होंने। आपके दल के अंदर इस समय जो गुटबाजी चल रही है, सही माने में वो संगठन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। प्रदेश के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन दिल्ली तक पहुंच रही है वो पूरी नेगेटिव प्रोफाइल भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में बन चुकी है सेंटर के अंदर। इसलिए वो बहुत बड़े प्लान से यहाँ पे आए हैं कि कैसे 20-25 जो नॉन परफॉर्मर विधायक हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। बहुत आदमियों के अभी आने वाले समय में टिकट भी कटेंगे, आक्रोश बढ़ेगा, वो दूसरे दलों में भी जाएंगे, बहुत सारे चल रहा है अभी राजनीति में। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पे इसमें बैठी हुई है, वो उनका ऊपर सेंटर से डंडा है, वो मुंह नहीं खोल पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी ये काम होने वाला है यहाँ। ठीक है राकेश मिश्रा जी, एक सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे, और मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस के पास अभी क्लियर कोई विजन नहीं है, क्लियर कोई चेहरा नहीं है। हालांकि विजन की बात कर ली जाए तो काफी मुद्दों को लेकर इस बार राहुल गांधी उतरने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर विजन भी है, क्लियर मुद्दे भी हैं, क्लियर चेहरा भी है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री धामी इतने पावरफुल चेहरे हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर अन्य राज्यों में भी वो चुनावी जैसे कहेंगे भाषण दे चुके हैं, और कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर उन्होंने भाषण दिया और वहां पर जीत दर्ज हुई है। लेकिन ये जानना चाहूंगी कि क्या उत्तराखंड में रहकर धामी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से केंद्र के बड़े से बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं और उसके बाद वो मंत्र देकर जा रहे हैं यहाँ पर अपने संगठन को? देखिए, जहाँ तक भाजपा को मैं समझता हूँ, भाजपा में पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि यही बोल देगा, बस इसके बोलने से हो गया हंगामा शुरू। यहाँ सेंट्रलाइज पावर सिस्टम नहीं है, यहाँ संगठन का पावर है, उसके पीछे भी एक बैकबोन है जिसको आरएसएस कहते हैं, उसका भी पावर सेंटर है, उसकी भी अपनी रिपोर्टिंग है, अपने संगठन को कैसे दिशा निर्देश देना है। तो यहाँ कोई पावर नहीं है कि आज धामी जी पावर में है। जैसे आज से 3-4 महीना पहले जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो पावर नितिन नवीन के पास आई। अब नितिन नवीन जी का प्रदेश में भ्रमण करना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में होती है, सारे बंगाल से जीत लिए हैं, अब उत्तराखंड और पंजाब पर उनका फोकस है। यहाँ 3 दिन के प्रवास पे हैं, जैसे ध्यानी जी ने कहा, ठीक बात कही कि राज्य में गुटबाजी है, राज्य में और सब चीजें भी कुछ नट बोल्ट जो ढीले हैं उनको कैसे टाइट किया जाए, कैसे संगठन के लोगों को लगाया जाए, कैसे उसको और आगे गति दिया जाए, इन सब चीजों पे भी चर्चा करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बहुत अच्छे तरह से जवाब दे सकते हैं। एक जनता द्वारा, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, जनता द्वारा नकारा हुआ आदमी को आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूं, अगर मेरी यूनिट का सीओ जो कमांडिंग ऑफिसर है, अगर वो लायक नहीं है, अपने जो फौज के अंदर उसका विश्वसनीयता नहीं है, तो वो क्या यूनिट को चलाएगा? वो तो डुबाएगा ही उस यूनिट को। ध्यानी जी, तो वो कंडीशन नहीं हुई थी। अभी निशी जी ने सवाल पूछा, ध्यानी जी सुनिए, बाहर वो लोकप्रिय है। आपका प्रश्न मैं समझ गया। जब उत्तराखंड का चुनाव डिक्लेयर हुआ था, तीरथ सिंह रावत जी के बाद धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 6 महीने के लिए या जो भी समय रहा हो, उसी समय भाजपा की केंद्रीय समिति ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। डिक्लेयर्ड नेता थे कि हम जब आएंगे
तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो चुनाव जीते कि हारे ये विषय नहीं था, लेकिन डिक्लेयर थे। अगर डिक्लेयर नहीं होते, जैसे पश्चिम बंगाल में डिक्लेयर नहीं था कि शुभेंदु हत्या तो फिर भी है नहीं भाई, जो आदमी जो लीडर आता है लोकसभा विधानसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप सुनिए मेरी बात, आप आप पहले सुनिए। जब पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भाजपा रिबैक करती है, परंपराएं टूटती हैं, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा वाली, सेकेंड टर्म को मिलता है, तो जनता ने इस बात का मैंडेट दिया था कि पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता ठीक है। अगर भाजपा इस बार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जाती है और जीत के लाते हैं, तब भी तो आप कहोगे कि ये तो चुनाव हार गए और कैसे जीते। भाई मैंडेट तो व्यक्ति के नाम गुटबाजी तो वहीं से शुरू हुई भाजपा में। गुटबाजी तो उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि मुझे हराने में भाजपा का हाथ है। इतना ये तक बातें उठी हैं। ठीक है, माफी चाहूंगी, मुझे आप लोगों को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 2027 की जंग शुरू है। दोनों ही पार्टी के दिग्गज इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और देवभूमि में भी जोरों शोरों से सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी चल रही है। लेकिन 2027 का बिगुल बज चुका है और दोनों इसी जंग में पूरी तरीके से शामिल होने के लिए आ रहे हैं और इसके जरिए क्या कुछ जमीन तराशी जाएगी, देखने वाला विषय रहेगा और उसका कितना परिणाम उन्हें मिलने वाला है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।